हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये वीडियो जो भी देख रहा है वो सीए इंटर वाला भी देख सकता है। सीए इंटर के साथ साथ जो एमकॉम में है वो भी इस वीडियो को रेफर कर सकता है। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाए और आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाए, ऐसा हम फुल कोशिश करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कुछ डेफिनेशंस, कुछ थियरी पढ़ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एमसीक्यूज में, थियरीज में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो भी एसेट हेल्ड होती है अर्निंग करने के लिए, और वो अर्निंग किस फॉर्म में होती है? तो वो अर्निंग चार फॉर्म में होनी चाहिए। इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए, रेंट की इनकम होनी चाहिए, डिविडेंड की हो या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन हो। ये चार तरह की इनकम अगर कोई एसेट करके देता है तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होता है। ये चार तरह की इनकम में सपोज इंटरेस्ट की इनकम कौन सा एसेट करके देगा? एफडी या लोन का लोन एडवांस हमने किसी को दिया है वो इनकम इसमें कंसिडर्ड हो सकती है। अब रेंट की इनकम कौन सी एसेट क्रिएट करके देता है? मशीनरी हो गई या फिर अदर एसेट कोई भी हो गई, वो हाउस हो गया, कुछ भी हो गया। अब डिविडेंड की इनकम या तो शेयर्स होता है या तो म्यूचुअल फंड्स होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, तो लैंड प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो कैपिटल एप्रिसिएशन की इनकम उनको हो सकती है। तो ऐसी इनकम, ये जो चार तरह की इनकम में अगर कोई एसेट ये चार इनकम जनरेट करके दे रहा है या कोई भी एक इनमें से जनरेट करके दे रहा है तो हमारे हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। बट इसमें कौन सी एसेट इंक्लूड नहीं होगी? इसमें वो एसेट इंक्लूड नहीं होगी जो बिजनेस के लिए यूज हुई हो, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इन्वेंट्री। ये दो एसेट ऐसी है जो बिजनेस में यूज होती है, जो इन्वेस्टमेंट में कंसिडर्ड नहीं होगी। इन्वेंट्री है वो AS2 में कवर हो जाएगा, पीपी है वो AS10 में कवर हो जाएगा। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं वो AS13 की बात कर रहे हैं। तो AS13 में जो बिजनेस में यूज होती है वो एक भी एसेट यहाँ पे कवर नहीं होगी। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमको ये देखने मिलेगा, द असेट मस्ट नॉट बी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब दो असेट्स तो हमने ऊपर डिस्कस की जो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। एक तो थी पीपीई की असेट्स और एक थी इन्वेंट्री। उसके साथ दूसरा आ गया स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड भी एक ऐसा असेट है जो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो स्टॉक इन ट्रेड आपको पता ही होगा क्या होता है। सपोज कोई बिल्डर है, बिल्डर फ्लैट्स बना के वो फ्लैट्स को बेचता है। अगर हम फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, और बिल्डर बिल्डर के लिए तो वो फ्लैट क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। तो जब भी वो स्टॉक इन ट्रेड को सेल करेगा तो वो इसमें कवर नहीं होगा, वो किस में कवर हो जाएगा? AS10 में कवर हो जाएगा। तो ये नोट वही बता रही है, इसमें कुछ खास ऐसा समझने जैसा कुछ है नहीं, इसीलिए हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो लैंड एंड बिल्डिंग में हुई हो उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये भी एक आसान वाली डेफिनेशन है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। तो कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, बस इतना ही था। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब हमको ये तो पता चल गया इन्वेस्टमेंट क्या है। अब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, अब हमको वो पता करना है। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किस तरह से एक्वायर की है वो देखो। तो तीन वे है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीन वे में इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड हो सकती है। जो थर्ड वे है उसमें क्या है? एक्वायर्ड बाय इशूइंग ओन सिक्योरिटी, हमारी खुद की सिक्योरिटी देके उसको, हमको क्या करना है? खुद की सिक्योरिटी देके इन्वेस्टमेंट कोई एक्वायर करना है। सेकंड में एक्सचेंज, कोई भी एसेट्स को एक्सचेंज में देके कोई इन्वेस्टमेंट एक्वायर करना है। और थर्ड, कैश पेमेंट करके इन्वेस्टमेंट एक्वायर करना है। तो कैश पेमेंट करके इन्वेस्टमेंट एक्वायर करेंगे तो उसमें हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या होगा, तो वो हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो परचेज प्राइस, जो भी हमने परचेज प्राइस दिया है वो इंक्लूड हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस, कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस हमने किया है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और इंसिडेंटल एक्सपेंस, इंसिडेंटल एक्सपेंस मीन्स कौन सा एक्सपेंस होता है? सपोज हमने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक घर लिया है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन चार्जेस हम देंगे, वो मेंबरशिप लेने का कोई भी चार्जेस देंगे, तो वो सब इसमें किस में आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और दूसरा जो चार्जेस होता है वो ड्यूटीज एंड फीस होता है। तो ये सारे तरह के चार्जेस को ऐड अप करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कैश में हमने एक्वायर किया है तो ये एकदम इजी था, ये हम सम्स के थ्रू करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। अब एक्वायर्ड थ्रू एक्सचेंज, हम हमने कोई
असेट्स देके कोई इन्वेस्टमेंट को एक्वायर किया है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन, जो भी हमने असेट गिवन किया है उसकी फेयर वैल्यू देखेंगे। सपोज हमको लैंड लेना था, लैंड हमारा रिसीव हुआ है और हमने सामने क्या दिया, हमने सामने दे दिया सपोज ज्वेलरी, हमने ज्वेलरी सामने आउटफ्लो हुआ है। अब ज्वेलरी की कीमत थी हमारे पास 20 लाख, तो हमारी फेयर वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी क्या हो गई, 20 लाख जो हमने गिवन किया था। तो हमारा एक्वायर थ्रू एक्सचेंज का जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो 20 लाख होगा। बट इन केस अगर क्लियरली एविडेंट नहीं है, हमने ज्वेलरी तो बेचा बट ज्वेलरी की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट टेकन की हम जो भी फेयर वैल्यू है उसको हम क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मानेंगे। अब जब एक्सचेंज में हम कोई भी शेयर कोई भी असेट देते, तो हम शेयर्स भी दे सकते हैं। और वो थर्ड पार्ट, अगर आपको डाउट आएगा कि वो तो हम यहाँ पे भी सिक्योरिटी यानी शेयर्स देंगे और सेकंड पार्ट में भी शेयर्स देंगे, तो ये तो मिक्स हो गया। बट इसमें एक छोटा सा टिप है, इसमें जो शेयर्स होगा वो ओन कंपनी का होगा और इसमें जो शेयर्स होगा वो अदर कंपनी का होगा। सपोज यहाँ पे हमने लैंड एक्वायर करने के लिए किसके शेयर्स दे दिए, रिलायंस के शेयर दे दिए, और यहाँ पे हमने लैंड एक्वायर करने के लिए हमारी ओन कंपनी के शेयर्स देंगे हम। बस ये दोनों पॉइंट में इतना ही डिफरेंस था। और थर्ड पॉइंट में जब भी हम सिक्योरिटी को एक्वायर करेंगे, हमारे शेयर्स देंगे या डिबेंचर्स देंगे, कुछ भी करेंगे, हमारे शेयर्स डिबेंचर कुछ भी देंगे, तो उस केस में हमारा फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इशू जो भी हमने इशू किया है, फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी जो भी इशू किया है उसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लेंगे। तो ये सब सिर्फ पढ़ने के लिए अभी समझा है, ये एक सम करेंगे तब प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको और समझ में आ जाएगा। काउंटिंग फॉर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अब डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स जो हमने ऊपर पढ़ा था, सिक्योरिटीज इशू करेंगे हम, तो सिक्योरिटीज में क्या क्या आ सकता है, बॉन्ड्स भी आ सकता है, डिबेंचर्स भी आ सकता है। तो हम सबसे पहले क्या रेफर करेंगे, डिबेंचर की अकाउंटिंग रेफर करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस। कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट क्या होता है वो नीचे डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्या क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो जो अमाउंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस। अब एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या बॉन्ड। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या बॉन्ड को हम एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस भी बोल सकते हैं। तो ये वाला वर्ड बहुत बार हमको क्वेश्चंस करने में काम आएगा, तो ये फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखना है। कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट माइनस होगा तो एक्स इंटरेस्ट मिलता है। अब एक्स इंटरेस्ट में हम दो चीजें ऐड करेंगे, जो हमारे एडिशनल चार्जेस है, हमने ऊपर जो बताया था ना इंसिडेंटल चार्जेस ऐड होता है। तो क्या क्या ऐड होगा, ब्रोकरेज ऐड होगा और स्टैम्प ड्यूटी ऐड होगा। किस में ऐड होता है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में। तो टोटल हमको परचेज प्राइस मिलेगा वो ये वाला अमाउंट होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा हो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप हमको बताइए कितना है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले एक्स इंटरेस्ट निकालो। एक्स इंटरेस्ट में से सबसे पहले क्या ऐड करो, ब्रोकरेज ऐड करो। ब्रोकरेज ऐड करने के बाद स्टैम्प ड्यूटी ऐड करो, जो भी टोटल होता है वो टोटल परचेज कॉस्ट होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके भी बहुत सारे सम्स है आगे, सम्स करेंगे तो समझ में आएगा कि उसमें कैसा सेट ऑफ होता है, क्या होता है। ओके। तो अब ये टाइमलाइन है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में, तब हम एक टाइमलाइन बनाएंगे और टाइमलाइन के ऊपर से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम इजी हो जाएगा। अब ये टाइमलाइन क्या बता रहा है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, यानी पूरे एक साल की टाइमलाइन है। 1 अप्रैल 2020 में फाइनेंशियल ईयर हमारा बिगिन होता है। अब 31 मई को आदित्य नाम का एक पर्सन है जो कि हम है, बराबर, हम सेल्फ है। अब हम क्या करते, 31 मई को परचेस करते 1000 डिबेंचर्स। 1000 डिबेंचर परचेस करते एट 103। 103 पे हम परचेस कर रहे हैं डिबेंचर्स को फ्रॉम अनुष्का। अब सेल कौन कर रहा है हमको, अनुष्का सेल कर रही है। अब 31 मई को हमने परचेस किया,
तो सबसे पहले हमारे जो ऊपर पड़ा उस हिसाब से हमको सबसे पहले कम इंटरेस्ट की प्राइस मिल जाएगी। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो एक्स इंटरेस्ट होगा। उसमें ऐड करेंगे ब्रोकरेज होगा तो, और ऐड करेंगे स्टैम्प ड्यूटी होगी तो, जो भी अमाउंट आएगा उसको हम टोटल परचेज प्राइस बोलेंगे। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर हो गया। ओके। अब इसमें क्या होता है, डिबेंचर्स है। तो डिबेंचर्स क्या होता है, कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है। ठीक है, जिसको आइडिया नहीं है उस शॉर्ट में थोड़ा बता देते, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स होता क्या है। अब इसमें क्या होता है, कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है। तो कंपनी फंड लेने किसके पास जाती है, बैंक के पास। अब बैंक अगर कंपनी को मना करती है कि फंड अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी किसके पास जाएगी, पब्लिक के पास। तो पब्लिक के पास लेने के लिए कंपनी तीन रास्ते यूज करती है, एक तो शेयर्स हो गया, एक डिबेंचर हो गया, एक बॉन्ड हो गया। तो जो शेयर वाला पार्ट है वो हम एकदम लास्ट में कवर करेंगे, अभी हमको कवर करना है डिबेंचर एंड बॉन्ड। अब पब्लिक ने पैसे तो दे दिया, इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर भी इशू कर दिया कंपनी ने, या बॉन्ड भी इशू कर दिया, और सामने पब्लिक से पैसे ले लिए। अब पैसे तो ले लिए, अब डिबेंचर और बॉन्ड इश्यू करेंगे, तो पब्लिक ऐसा बोलेगी कि ये पैसे हम बैंक में रखते तो हमको इंटरेस्ट तो मिलता, तो अब तुम हमको इंटरेस्ट दो। तो कंपनी पब्लिक को इंटरेस्ट देगी। तो जब भी हम परचेज या सेल ऑफ डिबेंचर या बॉन्ड के एंट्री करेंगे, तो सबसे मेन कंपोनेंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री हमेशा करेंगे। तो जब भी परचेज का ट्रांजेक्शन हो तो हमको तीन चीज जरूर से जरूर देखनी है, कॉस्ट देखना है, इंटरेस्ट देखना है, और स्टैम्प ड्यूटी या ब्रोकरेज है वो दोनों चीजें कंसिडर करनी है। तो टोटल पेमेंट हम कितना करेंगे, जो भी कॉस्ट है वो तो करेंगे, और जो भी इंटरेस्ट बनता है वो भी करेंगे। अब आप बोलते हो इसमें इंटरेस्ट क्यों लगेगा, क्योंकि देखो 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ, हमने परचेस किया 31 मई को। तो ये जो अनुष्का थी उसने 2 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इसको होल्ड करके रखा हुआ। तो 2 मंथ का इंटरेस्ट तो अनुष्का है वो हमसे तो वसूल करेगी, क्योंकि अगर ये पैसे वो बैंक में रखती तो उसको 2 मंथ का इंटरेस्ट तो मिलता। तो अनुष्का आदित्य को क्या बोलेगी कि तुझे डिबेंचर या बॉन्ड जो भी खरीदना है खरीद ले, 103 में तेरे को मिल जाएगा। 103 के साथ साथ मैं इंटरेस्ट भी तुझसे चार्ज करूंगी। तो हम बोलते ठीक है, कितना इंटरेस्ट लगता है, तो इस डेट से लेके इस डेट तक जितना भी इंटरेस्ट बनता है हम उसको पे कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब जो डिबेंचर, कंपनी ने डिबेंचर इश्यू तो कर दिए, अब कंपनी भी तो इंटरेस्ट देगी। ये वाला इंटरेस्ट किसने दिया, आदित्य ने दिया अनुष्का को। क्यों, ये इंटरमीडिएटरी ट्रांजेक्शन था। कंपनी ने तो डिबेंचर किसको इश्यू किया था, अनुष्का को। अब अनुष्का ने बाद में ये डिबेंचर किसको दे दिया, आदित्य को। अब कंपनी बार बार इसको देगी ऐसा तो नहीं होगा। तो अभी आदित्य ने अनुष्का को डिबेंचर का इंटरेस्ट पे कर दिया। अब कंपनी किसको डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करेगी, आदित्य को। जिस दिन इंटरेस्ट की डेट होती है उस दिन कंपनी के रिकॉर्ड बुक में जिसका भी नाम होगा, अभी किसका नाम है, आदित्य का। तो जितना भी मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट बाकी है वो किसको मिलेगा, आदित्य को मिलेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट करती है, पेड हाफ ईयरली है। तो एक 30 सितंबर को आएगा और एक 31 मार्च को आएगा। तो 30 सितंबर को आया, तो ये 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट पेमेंट हुआ। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट अब कंपनी किसको देगी, ये आदित्य को देगी। बट आदित्य को नेट नेट कितने मंथ का मिलेगा, 6 मंथ का तो यहाँ मिल गया, बट 2 मंथ का तो उसने अनुष्का को पे कर दिया। तो उसके पास 4 मंथ का इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। अब 4 मंथ का इंटरेस्ट अगर देखने जाए तो 31 मई से लेके 30 सितंबर तक कितने मंथ होते हैं, 4 मंथ। तो नेट नेट आदित्य को 4 मंथ का मिलना चाहिए, वो इसको मिला। समझ में आया। तो ये इंटरेस्ट जब भी परचेज हो जब भी सेल्स हो तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन याद से करना है। ठीक है, अभी सम करेंगे तब आपको और क्लैरिटी मिलेगा कि ऐसा कैसे कैलकुलेट होता है। अभी ये जो हमने स्लाइड कवर किया था ये पार्ट 1 था, ये वाला पार्ट 1 था। अब पार्ट 1 में क्या होता है, परचेज की एंट्रीज होती है। पार्ट 2 में सेल की एंट्री होगी। ये पार्ट 2 हम बाद में कवर करेंगे, पहले पार्ट 1 के सम सॉल्व करेंगे, फिर हम पार्ट 2 पे आएंगे। बट पार्ट 2 पे होता क्या है, मैं थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो डिबेंचर हमने अनुष्का से बाय किए थे, अब हम 31 दिसंबर यानी अप्रैल से लेके दिसंबर 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद अब हम ये डिबेंचर्स बेच रहे हैं। अब
कितने बेच रहे, 1000 डिबेंचर्स, कितने बाय किए थे, 1000 डिबेंचर। हमने बेचा कितने में, 106 में। किसको बेचा, दीपिका को बेचा। अब दीपिका हमको क्या पे करेगी, सबसे पहले तो जो भी पेमेंट होता है, टोटल पेमेंट, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होगा एंड इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ्स होगा। 3 मंथ्स क्यों होगा, क्योंकि 30 सितंबर को तो कंपनी ने पेमेंट कर दिया था इंटरेस्ट का आदित्य को। अब 30 सितंबर से अब ट्रांजेक्शन कब हुआ, 31 दिसंबर को। तो इस डेट से इस डेट में कितना डिफरेंस है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ का। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट इसको आदित्य किससे वसूल करेगा, दीपिका से। तो दीपिका से आदित्य क्या लेगा, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स ले लेगा, इंटरेस्ट ले लेगा, और जो भी एडिशनल एक्सपेंस है वो भी इससे ले लेगा, जो क्वेश्चन में मेंशन किए हो, तो उस हिसाब से हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब 31 दिसंबर को कंपनी की बुक में इंटरेस्ट की डेट आ गई भाई, 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर में कंपनी की बुक में किसका नाम है, दीपिका का नाम है। अब दीपिका को कितने मंथ का इंटरेस्ट देगी कंपनी, तो 6 मंथ का ही देगी। कंपनी तो बीच में इंटरेस्ट देती नहीं है, कंपनी तो सिक्स सिक्स मंथ में ही देगी। अब 6 मंथ बाद दीपिका को इंटरेस्ट मिला 6 मंथ का। अब दीपिका ने ऑलरेडी आदित्य को कितने मंथ का दे दिया, 3 मंथ का दे दिया। तो नेट नेट दीपिका को कितना मिला, 3 मंथ। तो कितना मिलना चाहिए, 31 दिसंबर से 31 मार्च, 3 मंथ का होता है, तो 3 मंथ का मिला। समझ आया आपको कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है ये चैप्टर में। इंटरेस्ट की एंट्री अगर भूल गए तो पूरा सम गलत हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 क्या है, बाइंग का अकाउंटिंग है। अब बाइंग के अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन में बोल दिया होगा, द डिबेंचर्स बाय बाइंग इज 103 इन अबाव क्वेश्चन, यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, अबाव एग्जांपल जो हमारा था, ये वाला, ये वाले एग्जांपल में परचेस तो हमने किया है, परचेस तो हमने किया था। परचेस क्या किया था, 1000 डिबेंचर्स 103 पे। अब ये 103 एक्स प्राइस है या कम इंटरेस्ट प्राइस है, वो हमको क्वेश्चन बताएगा। तो नीचे हमने जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है उसमें हमने बताया है, देख लेते जाके। कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, ये हमको खुद, यानी क्वेश्चन हमको बताएगा, फिर हमको ट्रीटमेंट करना है। तो ये कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये पहले समझ लेते हैं। तो कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम आसानी से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब जो भी इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट के दो टाइप होते हैं, एक तो कम इंटरेस्ट होता है, एक एक्स इंटरेस्ट होता है। अब इसमें से कौन सा इंटरेस्ट क्या होता है, कौन सा इंटरेस्ट क्या ट्रीटमेंट करता है, वो हमको समझना है, क्योंकि यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बच्चे लोग बहुत गलतियां करते हैं। और उसको यानी जो भी इंस्टीट्यूट होता है, जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज होती है, वो बच्चों को यही कॉन्सेप्ट में फंसाती है। अब इसको एकदम इजी तरीके से याद करना हो, तो हम सबसे पहले याद करेंगे, ये ई एक्स है। एक्स यानी सबकी एक्स होती है, वो एक्स कैसी होती है, टॉक्सिक होती है। ठीक है, अब हमको एक्स में इंटरेस्ट होता है, नहीं होता, तो हमको एक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये जो कम है, कम यानी हम किसको बुलाते हैं, कम किसको बोलते हैं, करंट। करंट अभी हमारा जिसके साथ सेटिंग है उसको बोलते हैं करंट, जीएफओ या बीएफओ। ठीक है, अब हम उसको करंट जीएफ बीएफ के साथ हमको उसमें इंटरेस्ट होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तभी तो हम साथ में हैं। ठीक है, तो एक्स के साथ इंटरेस्ट नहीं होता, कम के साथ इंटरेस्ट होता है। इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो आपने ये कॉन्सेप्ट को मास्टरी कर लिया है। अब देखते हैं 103 दोनों रेट से, कम इंटरेस्ट से भी देखते, एक्स से भी देखते। और हमने बाय कितना किया है, 1000 डिबेंचर्स बाय किया है। और हमको क्वेश्चन में अलग से बोल दिया है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट 1000 रुपीज है। अब हमको सॉल्व करना है कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कितना आएगा। तो 103 सबसे पहले ले लेते हैं कम इंटरेस्ट, तो 103 में कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो कम का मीनिंग इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी हमको अलग से इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ये अमाउंट में इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड है। तो हमने टोटल पेमेंट इसको पहले कितना किया होगा, 103 अमाउंट है, और डिबेंचर कितने प्राइस, कितने क्वांटिटी लिए, 1000 क्वांटिटी। ठीक है,
तो टोटल पेमेंट कितना हुआ होगा? 1,03,000। 1,03,000। अब इसमें इंटरेस्ट तो ऑलरेडी है ही, तो हमने ऊपर जो फॉर्मूला बनाया था, कम इंटरेस्ट माइनस में इंटरेस्ट करो, जो भी अमाउंट आएगा वो क्या आएगा? एक्स इंटरेस्ट आएगा। ये एक्स इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बोलते हैं। अब इसमें दो चीज ऐड कर दो, तो एक तो स्टैम्प ड्यूटी और एक ब्रोकरेज। दोनों ऐड कर दो तो हमको क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो हमारे पास तो ये कम इंटरेस्ट तो है ही, साथ में हमको इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे दिया है 1,000। तो इसमें से ये कम इंटरेस्ट है, इसमें से माइनस इंटरेस्ट करेंगे कितना? 1,000। तो जो भी अमाउंट आया 1,02,000। तो ये हमारा क्या हुआ? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसमें इंटरेस्ट अलग से चार्ज हमने नहीं किया, ये 1,03,000 हमने जो भी लिया था उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड कर लिया। सपोज ये जो हमारा कम है वो करंट गर्लफ्रेंड है, अभी करंट गर्लफ्रेंड है तो हम उसको ज्यादा खर्चा थोड़ी कराएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? 103 है। तो 103 में मैं मान लेता हूँ अंदर तूने इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया। अब जो एक्स है वो तो टॉक्सिक है, उसमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं हमको बिल्कुल भी, ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो ऐसा ही हम चाहेंगे। तो एक्स से हम क्या बोलेंगे? अब हम एक्स का एग्जांपल लेते हैं, 103 एक्स इंटरेस्ट। अब एक्स इंटरेस्ट में टोटल पेमेंट पहले कितना हुआ होगा? 103 इंटू 1,000 डिवेंचर्स, तो 1,03,000। अब 1,03,000 ये तो पूरा का पूरा क्या है? एक्स प्राइस है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट तो है ही नहीं। अब उसको हम क्या बोलेंगे? भाई ये तो सिर्फ मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ डिबेंचर्स है, इसमें इंटरेस्ट तो तूने दिया ही नहीं है, इंटरेस्ट अलग से दे। अब उससे हम इंटरेस्ट अलग से लेंगे, प्लस इंटरेस्ट अलग से लेंगे 1,000 रुपीज का। तो टोटल हम उससे कितना लेंगे? 1,04,000। तो इसकी एंट्री हम कैसे मारेंगे? तो इन्वेस्ट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1,04,000 से। अब इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी गई? टू इन्वेस्टमेंट 1,03,000। और टू इंटरेस्ट की इनकम हमारी कितनी हुई? 1,000 की। तो बैंक में आया 1,04,000, उसमें से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था? कॉस्ट प्राइस। जब भी ये जर्नल एंट्री करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस होगा, उससे ही एंट्री पास होगी। और जो 1,000 रुपये बचा वो हमारा इंटरेस्ट हुआ। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार शॉर्ट में वापस से समझते। एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, प्राइस कितना है? 103। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स फाइंड करो। टोटल डिबेंचर्स कितने बाय किए? 1,000। इंटरेस्ट कितना है? 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट है, और ये क्वांटिटी हमने बाय किया। तो सबसे पहले एक्स इंटरेस्ट में हम टोटल पहले तो कितना देंगे पेमेंट? 103 इंटू 1,000। तो 103,000 का हमने, ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स डायरेक्ट आ गया हमारा। इसमें कोई भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग से करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2,000। तो ये अलग से शो करेंगे, ये अलग से शो करेंगे। अब कम इंटरेस्ट 103, इसमें दो पार्ट है, कॉस्ट भी है इंटरेस्ट भी है। तो कॉस्ट सबसे पहले पेमेंट हमने कितना किया? 103, 1,000 क्वांटिटी। तो टोटल हमने पेमेंट 1,03,000 का किया। अब हम इसको क्या बोलेंगे? इसमें तो भाई तूने इंटरेस्ट भी दे दिया, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, कितना इंटरेस्ट दे दिया था? 2,000 का। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या तो फिर एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना आएगा? 1,01,000। तो फायदा किसको हुआ? कम को हुआ या एक्स को हुआ? अमाउंट किसका कम आया? 1,01,000। अगर हमारी करंट गर्लफ्रेंड हमसे अगर कुछ बाय करती है तो उसको हम 1,01,000 में देंगे। और अगर हमारा एक्स कोई हमसे कुछ बाय कर रहा है तो हम उसको 1,03,000 तो लेंगे ही, साथ साथ में अलग से इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे 2,000 का। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए हमने यही समझाया है कि एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हमने बाय किया 1,000 डिबेंचर्स एट 103। अब इंटरेस्ट दो टाइप के हो सकते हैं, कम इंटरेस्ट भी हो सकता है, एक्स इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे टिप के जरिए हमने लिख भी दिया है, कम इंटरेस्ट इज लाइक अवर करंट GFBF, यू हैव वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑलरेडी अंदर होता है। कम इंटरेस्ट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, कम में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड होगा, इट इंक्लूड्स बोथ कॉस्ट
ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट, तो कम में दोनों चीजें इंक्लूड होगी। एक्स में सिर्फ क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इंक्लूड होगा। तो 103 की अमाउंट में क्या इंक्लूड होगा, सिर्फ कॉस्ट इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें दोनों इंक्लूड होता है तो इंटरेस्ट हमको कॉस्ट में से लेस करना होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी हमने ऊपर जो टाइमलाइन बनाया था, ये वाला, इसके ऊपर से हमने एक सम बनाया है। ये 31 मई को हमने यहाँ पे बाय किया था, 31 मई को यहाँ पे, 31 मई को हमने यहाँ पे बाय किया था, परचेज 1000 डिबेंचर एट 103। अब इसका टोटल एक्चुअल में पेमेंट कैसे होता है, क्या होता है, वो हम नीचे देखेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, इस जैसे हमने एग्जांपल में इंटरेस्ट का अमाउंट प्री स्पेसिफाइड लिख दिया था, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट हम 9% अज्यूम करेंगे, 9% इंटरेस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ऊपर से देख सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला है, वर्किंग नोट के जरिए हम समझते हैं कि वर्किंग नोट कैसे बनती है। तो परचेज हमने किया है कम इंटरेस्ट प्राइस पे, कम इंटरेस्ट प्राइस हमारा 103 था, और इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9%, और कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू 103। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो परचेज कितना किया था, 1000 डिवेंचर्स परचेज किया था। अब फेस वैल्यू, ये एक चीज है जो हमेशा बच्चे गलती करते हैं और हमेशा करते भी आएंगे। फेस वैल्यू जब भी होती है, फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू 100 ना बताए तो 100 हमेशा अज्यूम करके चलो। या तो फिर क्वेश्चन में बोल देंगे कि यू हैव बॉट 1000 डिबेंचर्स विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 लाख, 1 लाख का नॉमिनल वैल्यू है, तो 1 लाख नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। तो 1 लाख का टोटल अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, तो डिवाइड बाय 1000 करें, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो इसका कितना आएगा, 10 रुपीज फेस वैल्यू आएगा। अगर क्वेश्चन बताता है कि 1 लाख का आपका नॉमिनल वैल्यू है 1000 डिबेंचर्स का, तो 1 लाख डिवाइड बाय 1000 करके हम फेस वैल्यू डिराइव कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम 100 अज्यूम करेंगे, और जो भी अज्यूम करते हैं हम वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जब भी लिखेंगे तो हम लिख देंगे कि वी हैव अज्यूम द फेस वैल्यू एज रुपीज 100, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे चार्ज होता है। इंटरेस्ट जो भी चार्ज होता है वो फेस वैल्यू पे चार्ज होता है। और ब्रोकरेज, जब भी ब्रोकरेज चार्ज होगा वो ट्रांजैक्शन प्राइस पे चार्ज होगा। ट्रांजैक्शन प्राइस या परचेज प्राइस क्या होता है, ये जो हमारा 103 था, ये 103 हमारा परचेज प्राइस या ट्रांजैक्शन प्राइस है, और जो फेस वैल्यू होता है वो हमारा 100 है, ठीक है। समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं। जो भी इंटरेस्ट है किस पे चार्ज होगा, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है, 100 है। और क्वांटिटी कितना बाय किया था, 1000 डिबेंचर्स, 1000 डिबेंचर्स बाय किया 100 की फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट हमारा कितना था, इंटरेस्ट हमारा 9% था, तो 9% इंटरेस्ट हमने चार्ज किया। बट कब बाय किया, 31 मई को, ऊपर टाइमलाइन में हमने लिखा था 31 मई को। अब फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। बाय कब किया, 31 में। तो अप्रैल का पूरा मंथ, मई का पूरा मंथ, 2 मंथ हुआ। तो 2 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 2 मंथ का इंटरेस्ट, और टोटल मंथ कितने होते हैं, 12। तो इंटरेस्ट 2 मंथ का चार्ज करेंगे 12 मंथ में से। आई होप इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये सबका टोटल करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 1500। एक बार ट्राई करके देखना है, देख लेते हैं। 1000 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 2 डिवाइड बाय 12, 1500, ओके। तो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया, 1500। अब ये इंटरेस्ट का अमाउंट 1500 तो आ गया, बट ये जो हमारा प्राइस था वो कैसा प्राइस था, कम इंटरेस्ट प्राइस था। तो ये थोड़ा स्क्रीन क्लियर करता हो तो आसानी से खबर पड़ेगा क्या लिखा हुआ है।
अब हमारा प्राइस था ये 1500, वो तो कम इंटरेस्ट में इंक्लूड होगा। तो कम इंटरेस्ट हमारा 103 था, इंटू 1000 क्वांटिटी हमने बाय किया, तो टोटल पेमेंट हमने फर्स्ट जो भी फर्स्ट पेमेंट किया होगा वो 1,03,000 का किया होगा। बट हम बोलेंगे अभी भी ये तो कम था, कम, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी आ गया। अब इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, कितना अमाउंट था इंटरेस्ट का हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1500, तो 1500 यहाँ पे लिखेंगे। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आया, तो कितना अमाउंट बचता है 101,500। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऑफ डिबेंचर। अब इसमें हमको ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी तो बताया नहीं है, तो हम नहीं ऐसा अज्यूम करेंगे। तो ये हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस ऑफ डिवेंचर हो गया 101,500। जब भी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, कॉस्ट प्राइस से ही पास करेंगे। तो कितने से अकाउंटिंग एंट्री पास हुई, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारे पास क्या आया, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर हमारे पास आ गया। तो हमारा जब भी बैलेंस शीट बनेगा, तो हमारे बैलेंस शीट में, ये हमारी खुद की पर्सनल बैलेंस शीट बोल रहा हूँ, कंपनी की नहीं, तो हम क्या असेट साइड दिखाते हैं, तो असेट साइड हमारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितने से आएगा, 101,500 से। और सामने नीचे बैंक बैलेंस होगा, वो माइनस हो जाएगा 101,500 से। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ भले कम इंटरेस्ट है, भले हमारी करंट गर्लफ्रेंड है, बट इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ही। बट उसको हम क्या बोलेंगे, 103 में तेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो 101,500 इंटरेस्ट का हम कंसिडर करेंगे। और 1500 इंटरेस्ट का अलग से, सॉरी 101,500 हम डिबेंचर का कॉस्ट कंसिडर करेंगे, और 1500 हम इंटरेस्ट का कॉस्ट कंसिडर कर लेंगे। तो हम वापस से एक बार मैं करके दिखा देता हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि ये है ना बेसिक है, ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर हवा की जैसे उड़ेगा। इसमें से माइनस इंटरेस्ट करेंगे, कितना है 1500, 1500 का कैलकुलेशन तो यहाँ से लिया हमने, तो कितना बचा 101,500। तो ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की जब भी हम एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हमारे पास से गया, बैंक अकाउंट 101,500। बट हमने तो कितना लिया था अनुष्का के पास से, हमने कितना पेमेंट किया था, 103,000 पेमेंट किया। तो अब दूसरा चीज, हम पेमेंट कितना डिवेंचर का कर चुके हैं अभी तो बैंक से 101,500। अब कितना पेंडिंग है, 1500 का। तो 1500 का पेमेंट पेंडिंग है, तो टू बैंक 1500। अब इसमें हमने क्या आया, इंटरेस्ट का एक्सपेंस किया, तो इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, और इधर 1500 आ जाएगा। क्लियर। कम इंटरेस्ट क्लियर हो गया। ठीक है। अब एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट में क्या होगा, एक्स इंटरेस्ट में हम 103, 1000 क्वांटिटी का पे करेंगे, तो 1,03,000 पे करेंगे। तो ये तो हमारा सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस या एक्स इंटरेस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस सीधा हमारा यहाँ पे आना चाहिए, जो कि हमने लिख दिया। समझ आया। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 103,000 टू बैंक अकाउंट, हमने पेमेंट किया, किसको किया, अनुष्का को किया, तो 103,000 से बैंक क्रेडिट हो गया। अब अलग से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट एक्स हो या कम हो, दोनों में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो सेम ही होगा। 1000 क्वांटिटी हमने बाय किया, उसमें 100 की फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, 9% होगा। कितने महीने के लिए होगा, 2 महीने के लिए होगा, डिवाइड बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे 1500 आएगा। ओके। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमारा, तो 1500 डेबिट, और बैंक से पे किया तो 1500 टू बैंक। आई होप क्लियर होगा। अभी ये जो सम है, ये खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर सॉल्व हो जाए तो नीचे हमारा जो आंसर है वो रेफर करना। पर 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो, ये जो क्वेश्चन है इधर से लेके इधर तक का, इसमें से आपको सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाए, ये वीडियो ऑन करके नीचे आंसर रेफर कर लेना। अभी परचेज प्राइस 105, कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 5,000, डिबेंचर परचेज 1000 क्वांटिटी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। परचेज प्राइस तो 105 तो था ही,
टोटल हमने पेमेंट फर्स्ट पे कितना किया होगा, 10,000 क्वांटिटी बाय किया है, तो टोटल 10,50,000 हमने पेमेंट फर्स्ट टाइम पे किया होगा। अब ये तो कम इंटरेस्ट है, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है भाई, 5,000। तो टोटल कितना होगा, 10,45,000। 10,45,000 हमारे लिए क्या होगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस होगा। यही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी नहीं दिया, ब्रोकरेज नहीं दिया। तो यही एंट्री हमारे में क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 10,45,000। आई होप क्लियर है। तो 10,45,000 से हमने ये एंट्री पास कर दी। अब वो कम था, इंटरेस्ट अंदर इंक्लूड था, पर इंटरेस्ट की एंट्री अलग से तो पास करनी ही पड़ेगी। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो बैंक से पेमेंट होगा टू बैंक, कितना था, 5,000। 5,000 क्वेश्चन में देख ही रखा है, 5,000। एकदम इजी था, एकदम मक्खन। समझ आया। वर्किंग बाजू में किया हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये वर्किंग रेफर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते ब्रोकरेज। अभी हम बार बार मैंने आपको बताया, कम इंटरेस्ट होता है, माइनस इंटरेस्ट होगा, जो भी होगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस होगा, इसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। इसमें ऐड होगा स्टैम्प ड्यूटी, इसमें ऐड होगा ब्रोकरेज, जो भी आएगा टोटल कॉस्ट आएगा। अब ब्रोकरेज के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो ब्रोकरेज क्या होता है, सबसे पहले कंपनी ए है। कंपनी ए किसको हायर करती है, ब्रोकर को हायर करती है। और क्लाइंट है, तो क्लाइंट ब्रोकर को रीच करता है कि मुझे कंपनी ए का शेयर चाहिए, या डिबेंचर चाहिए, या बॉन्ड चाहिए। तो ब्रोकर क्या करेगा, कि क्लाइंट को कंपनी ए का बॉन्ड या डिबेंचर या कुछ भी, जो भी उसको नीड है वो उसको दे देगा। अब क्लाइंट इसको क्या करेगा, डिबेंचर सपोज 11 lakhs टोटल चार्ज करता है क्लाइंट से, 11 lakhs। और उसमें हम बाइफरकेट करते हैं, तो 1 लाख का ब्रोकरेज है, 10 लाख का डिबेंचर का कॉस्ट है। तो क्लाइंट इसको 11 lakhs दे देगा। और ब्रोकर कंपनी को कितना देगा, क्योंकि कंपनी ने इसको तो डिबेंचर्स दिए होंगे क्लाइंट को देने के लिए। तो कंपनी से डिबेंचर्स ब्रोकर लेगा और क्लाइंट को देगा। क्लाइंट से 11 लाख रुपीज इसने बाय कलेक्ट कर लिया, तो 1 लाख रुपीज ये खुद रखेगा, और बाकी का 10 लाख किसको दे देगा, कंपनी ए को दे देगा। समझ में आया। अब हमको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि किसके लिए ब्रोकरेज एक्सपेंस है, किस में ऐड होगा, किस में लेस होगा। समझ में आया। तो इसको समझने के लिए अब ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट लेते हैं। सपोज हम परचेजर है, ठीक है। अब परचेसर सबसे पहले तो पूरा एक्स इंटरेस्ट जो भी होता है वो पेमेंट के लिए कॉस्ट प्राइस उसका आ गया। अब इसमें वो ब्रोकरेज ऐड करेगा। वो ऐड क्यों करेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जब भी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं या कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, परचेज प्राइस इंक्लूड होता है, प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंस इंक्लूड होता है। इंसिडेंटल में फीस होती है, ड्यूटीज होती है, फिर ब्रोकरेज होता है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, ये सारी चीजें ऐड होती है, जो भी टोटल आता है वो उसका परचेस कॉस्ट होता है। तो परचेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब ऐड होंगे। वो ऐड होने के बाद जो भी फाइनल अमाउंट आएगा वो टोटल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होता है। ठीक है, समझ आया। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर ने क्या किया है, सेल किया है 1,000 डिबेंचर्स एट 100 रुपीज। तो टोटल 1 लाख रुपीज का इसने सेल किया। अब ये सेल करेगा, तो जो भी ब्रोकर होगा वो इसको क्या बोलेगा, सपोज ऊपर हमारे केस में 11 lakhs के डिबेंचर्स इसने ब्रोकर को दे दिए थे। ब्रोकर ने 11 lakhs का डिबेंचर क्लाइंट को दे दिया। अब क्लाइंट को उसने क्या बोल के दिया, भाई 10 लाख का डिबेंचर है और 1 लाख का मेरा ब्रोकरेज है। तो क्लाइंट से 11 लाख इसने लिया और माइनस करके इसको दे दिया पेमेंट 10 लाख का। ठीक है। तो माइनस क्या किया इसने, ब्रोकरेज माइनस किया। तो जब भी सेलिंग का ट्रांजेक्शन होगा तो ब्रोकरेज लेस होगा।
समझ आया? अभी इसको रियल एस्टेट के एग्जाम्पल से समझते। अभी रियल एस्टेट के एग्जाम्पल में क्या होता है, सपोज हमारा फ्लैट है। अब वो फ्लैट को हमको 25 लाख में बेचना है। तो हमने क्या किया, ब्रोकर को हायर कर लिया। अब ब्रोकर ने सामने क्लाइंट को बोला कि भाई ये फ्लैट है, मैं तेरे को 25 लाख में दिलवा दूंगा। तो सामने वाला क्लाइंट बोलता है ठीक है, 25 लाख में तुझे दे दूंगा। और ब्रोकर बोलता है ठीक है, 25 लाख की बदले मैं तुझे 1 लाख ब्रोकरेज चार्ज करूंगा। तो क्लाइंट को एक्सपेंस कितना हुआ, 26 लाख का। तो क्लाइंट से उसने 26 लाख रुपीज ले लिए। और इस ये जो ओनर था उसको पेमेंट करना है। तो ब्रोकर ओनर को बोलता है भाई मैंने तो तेरा फ्लैट बिकवाया, तो मैं तुमसे भी ब्रोकरेज लूंगा। तो मैं तुमसे लूंगा कितना ब्रोकरेज, 1 लाख। तो ब्रोकर को टोटल कितना मिला, 1 लाख हमसे मिला, 1 लाख क्लाइंट से मिला, टोटल मिला 2 लाख। 2 लाख ब्रोकरेज मिल गया इसको। अब ब्रोकर ब्रोकर इसको क्या बोलेगा, देखो मुझे तुमको 25 लाख देना था, पर 1 लाख तो मेरा ब्रोकरेज है। तो मैं -1 लाख ब्रोकरेज करके तुमको 24 लाख दे देता हूँ। तो ब्रोकर ने कलेक्ट कितना किया क्लाइंट से, 26 लाख। और पेमेंट कितना किया ब्रोकर ने ओनर को, 24 लाख। तो ब्रोकरेज कितना हुआ, 2 लाख। अब जो ओनर है, ओनर तो सेलर हुआ। तो सेलर को जो चीज 25 लाख में बेचनी थी, वो माइनस ब्रोकरेज 1 लाख करके कितने में मिला, 24 लाख। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम देखेंगे, तो सेल्स में से ब्रोकरेज लेस होता है। अब जो बायर था उसने क्या बोला, 25 लाख तो मेरा फ्लैट का कॉस्ट था, प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंस टू एक्वायर फ्लैट 1 लाख का ब्रोकरेज लग गया मेरे को। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हो गया, इफ आई एम बायर तो 26 लाख। अब इफ आई एम सेलर तो मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हो गया, 24 लाख। समझ आया? बायर के केस में सारे एक्सपेंस ऐड होते, सेलर के केस में ब्रोकरेज होता है तो वो माइनस होगा। आई होप क्लियर होगा इतना। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले परचेज प्राइस है 105, कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस है 105 का। डिबेंचर्स की क्वांटिटी कितनी है, 10,000 है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 5,000 है। ब्रोकरेज कितना है, 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट प्राइस, मैंने ऊपर ही बताया था। फेस वैल्यू अगर 100 है तो इंटरेस्ट इस पे चार्ज होगा। और जो भी ब्रोकरेज है वो ट्रांजैक्शन प्राइस या तो परचेज प्राइस, तो इधर यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्राइस और परचेज प्राइस क्या है, 105। तो ब्रोकरेज किस पे चार्ज होगा, 105 पे चार्ज होगा। आई होप इट इज क्लियर। यह हमेशा याद रखना, कहीं पे लिखना हो तो इसको लिख के रख दो। ब्रोकरेज होता है वो किस पे चार्ज होता है, ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन प्राइस या परचेज प्राइस पे। और जो भी इंटरेस्ट होता है वो फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, कुछ भी बोलो, उस पे चार्ज होता है। अब 105 का कम इंटरेस्ट था, 10,000 क्वांटिटी था, 5,000 का इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया, तो कैलकुलेट करने की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि वो 8% इंटू 3 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमको सीधा सीधा इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है। और ब्रोकरेज 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट पे आ जाते। सबसे पहले वर्किंग देख लेते हैं। तो टोटल परचेज प्राइस हमको दिया है 105 का। डिबेंचर परचेज कितना दिया है, 10,000 क्वांटिटी। इंटरेस्ट कितना दिया है, 500, 5,000 रुपीज का। ब्रोकरेज दिया है 1% का।
अब वर्किंग नोट हम रेफर करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा ये सब आप लिखते जाना, लिखते जाओगे प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। वर्किंग में टोटल परचेज कितना हो, हमारा पेमेंट कितना होगा टोटल परचेज का पेमेंट। तो सबसे पहले तो 105 में हमने लिया था, इंटू 10,000 क्वांटिटी, तो 10,50,000 हुआ। 10,50,000 ये कौन सा प्राइस था, कम इंटरेस्ट प्राइस था। तो कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे जो कि 5,000 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 10,45,000 हमारा जो भी आया वो कॉस्ट आया या एक्स इंटरेस्ट प्राइस आया। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वो वैल्यू होगी 10,45,000 जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की होती है। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्या परचेज किया, डिबेंचर किया, तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो 10,45,000 और प्लस यहाँ पे ब्रोकरेज है। अब तो अभी तक तो ब्रोकरेज ऐड नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोलता नहीं था। पर अब हमको ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बताया हुआ है। तो ब्रोकरेज का कैलकुलेशन कैसे होगा, अब ब्रोकरेज 1% ऑफ कम इंटरेस्ट प्राइस, तो 1% ऑफ कम इंटरेस्ट प्राइस, तो कम इंटरेस्ट प्राइस हमारा कितना था, 10,50,000 था। तो कितना होगा, 10,50,000 का 1%, 10,50,000 का 1% कितना होगा, 10,500। तो अब हमारा टोटल कॉस्ट जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ा था, क्या क्या आता है, परचेज प्राइस आता है, प्लस ब्रोकरेज आता है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी आता है, प्लस इंसिडेंटल कॉस्ट आता है। इंसिडेंटल कॉस्ट में हमने जो एग्जांपल लिया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबरशिप फीस होता है, वो ड्यूटीज होती है, फीस होता है, ये सब इंक्लूड होके जो भी अमाउंट का टोटल होगा वो हमारा कॉस्ट होगा। तो ये सब का टोटल करके हम किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। तो हमारे केस में ये सब तो है नहीं, अभी तो सिर्फ हमको क्या दिया है, ब्रोकरेज दिया। तो एक्स इंटरेस्ट में हम क्या ऐड करेंगे, ब्रोकरेज ऐड करेंगे। बट ब्रोकरेज हम चार्ज किस पे करेंगे, कम इंटरेस्ट वाली अमाउंट पे, क्योंकि ऊपर हमको स्पेसिफिकली बताया है। यहाँ पे हमको स्पेसिफिकली बताया है 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस पे चार्ज करना है। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमको एक्स इंटरेस्ट प्राइस तक पहुंचना है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे हम जैसे ही पहुंच गए फिर हमको क्या करना है, एक मिनट। सबसे पहले हमको प्राइस दिया हुआ है कम इंटरेस्ट प्राइस, 105 पे 10,000 क्वांटिटी बाय किया, 10,50,000, ये हमारा कम आ गया। कम में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट 5,000 का माइनस करेंगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस मिल गया। अब एक्स इंटरेस्ट प्राइस में अब ऐड करेंगे ब्रोकरेज को। तो 10,45,000 में ब्रोकरेज की अमाउंट ऐड करेंगे, वो ब्रोकरेज किस पे चार्ज होगा, कम इंटरेस्ट पे। तो ये जो प्राइस था ये कम इंटरेस्ट का प्राइस था, इस पे 1% चार्ज करेंगे, तो इस पे 1% करेंगे तो 10,500 होगा। तो एक्स में ब्रोकरेज ऐड करेंगे तो 10,500, तो टोटल पेमेंट कितना हुआ, 10,55,500। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया। तो जब भी ब्रोकरेज दिया हो तो एक्स इंटरेस्ट तक पहुंचो, एक्स इंटरेस्ट के बाद ब्रोकरेज ऐड करो। ब्रोकरेज एक्स इंटरेस्ट पे हो तो उसका परसेंटेज लो, कम इंटरेस्ट पे बोला हो तो उसका परसेंटेज लो। इजी है, समझ में आया। अब एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो हमको करना ही है। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में 5,000 ऑलरेडी दे दिया है पहले से। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट जो हमारा एक्सपेंस हुआ, क्यों एक्सपेंस, क्योंकि हमको पे करना है। और टू बैंक अकाउंट, बैंक से पे करेंगे, तो 5,000 टू 5,000। समझ आया। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमारा कितना होगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस इतना, उसमें ब्रोकरेज ऐड करेंगे इतना, तो टोटल कॉस्ट 10,55,500। आई होप इट इज क्लियर, समझ आया। यहाँ पे हमारा परचेस का अकाउंटिंग पूरा हुआ। अब पार्ट टू, सेल का अकाउंटिंग। ये सेल के ऊपर टाइमलाइन हमने ड्रॉ किया था, आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हो। अब ये आदि है, वो किसको सेल कर रहा है, दीपिका को। ठीक है, वो वाला ट्रांजेक्शन चालू हुआ।
तो परचेज के अकाउंटिंग में हमने ऊपर जितने भी सम्स किए थे वो परचेज रिलेटेड सम्स थे। अब हम सेल की अकाउंटिंग करेंगे। तो परचेज के में हम क्या क्या ध्यान रखते थे, परचेज कॉस्ट तो निकालना है, एक्स इंटरेस्ट निकालना है और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। इतना हम ध्यान रखते थे परचेज के सम्स में। अब सेल्स का सम आ रहा है, तो सेल्स के सम में हमको एडिशनल टू चीज और देखनी है। जो परचेज में लिखते थे वो तो निकालना ही है, बट साथ साथ में हमको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, ये दो चीज एडिशनल कैलकुलेट करनी है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस होगा, उसमें से कॉस्ट प्राइस हम माइनस करेंगे जो कि एक्स इंटरेस्ट वाला होता है। तो सेलिंग प्राइस भी हमको कौन सी लेनी पड़ेगी, एक्स इंटरेस्ट वाली। तो एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट, तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस। तो हमको सेलिंग प्राइस ढूंढना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना पड़ेगा, और कॉस्ट प्राइस तो हमको खुद को कैलकुलेट करके देंगे, या नहीं दिया होगा तो हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। तो समझते हैं ये कॉन्सेप्ट को, बहुत भी मजेदार कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा सीखने में। वापस टाइमलाइन है यहाँ पे, जितने भी सम्स हैं सब टाइमलाइन से ही करेंगे। टाइमलाइन होगी तो सम सॉल्व करना इजी लगेगा। अब टाइमलाइन यहाँ पे कहाँ से दी हुई है, फाइनेंशियल ईयर बिगिन हो रहा है 1/4/2020 से। तो 1/4/2020 से फाइनेंशियल ईयर बिगिन हो रहा है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है परचेज का 1000 वेंचर एट 103 फ्रॉम अनुष्का, ये हमने ऊपर किया था। इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे कंपनी की तरफ से। इंटरेस्ट किसको मिलेगा, अब आदि को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अनुष्का से आदि ने परचेज कर लिया था। अब 31/12 को आदि ने डिवेंचर किसको बेच दिया, दीपिका को बेच दिया। तो सेलिंग की एंट्री यहाँ पे आएगी, यहाँ पे परचेज की एंट्री आती थी जो हमने ऊपर सीखा। अब 31 मार्च 2021 हाफ ईयरली पेमेंट होता है, हाफ ईयरली यानी 6 6 महीने में। तो यहाँ पे 6 मंथ में हुआ। अब यहाँ पे 6 मंथ में मार्च में हुआ। बट अब 31 दिसंबर को आदि ने तो डिबेंचर बेच दिया था, तो कंपनी के रिकॉर्ड में किसका नेम होगा, तो कंपनी के रिकॉर्ड में दीपिका का नेम होगा। तो दीपिका को 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी हमेशा 6 मंथ का ही देगी, वो नहीं देखती कि तुमने 3 मंथ पहले ही बाय किया या नहीं किया। वो इंटरनल पर्सन्स जो भी बाइंग सेलिंग करते हैं वो सॉल्व करते हैं। आई होप क्लियर होगा इतना। अब ये एग्जाम्पल में आगे जाते हैं, तो हमने दीपिका को सेल किया था 106, कम इंटरेस्ट प्राइस, और कितने डिवेंचर्स थे, 1000। तो सबसे पहले हमारा एंट्री क्या होगा, 1000 क्वांटिटी इंटू 106। तो कितना टोटल होता है, 1,06,000। ओके, तो 1,06,000 हमारा इसमें टोटल हुआ। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, डिवेंचर का कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि ये कम था। तो 1,06,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इंटरेस्ट कितने मंथ का इंक्लूड होगा, कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया था वो देख लेते पहले। कंपनी ने 38 सितंबर को पे किया था, और हमने सेल किया 31 दिसंबर को। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ का इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हम वापस से फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। हमारा इंटरेस्ट था 9% जो हमने अज्यूम किया था ऊपर, वो यहाँ पे ही चल रहा है। 1000 डिवेंचर्स, 100 की फेस वैल्यू, कुछ ना बोला हो तो 100 की फेस वैल्यू अज्यूम करेंगे। 9% इंटरेस्ट चार्ज होता है, 3 मंथ का होल्डिंग पीरियड है। तो 12 मंथ में से 3 मंथ हमने होल्ड किया, तो ये फॉर्मूला हमारी बन गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 2250। तो ये हम सेल कर रहे हैं। अब हम सेल करेंगे तो हमको बैंक में पैसे मिलेंगे इंटरेस्ट के। परचेस कर रहे थे तो हम बैंक को क्रेडिट करते थे टू बैंक, और डेबिट में इंटरेस्ट, क्योंकि एक्सपेंस था। बट अब हमारा ये सेल का ट्रांजेक्शन है, तो अब तो इंटरेस्ट हमारा क्या है, इनकम हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे बैंक को, क्योंकि बैंक में पैसे आएंगे 2250 को। और क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट को, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी अब इनकम हो गई, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो 2250 ये हमारी एंट्री होगी। और ऊपर जो हमने डिबेंचर का कॉस्ट था, पहले हम एंट्री क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर ये तो परचेज हुआ, सेल्स के लिए एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। समझ आया?
रिवर्स होगा। जो भी एंट्री पहले किया वो सारी एंट्री यहाँ पे रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके बताया हुआ है कैसे होगा। तो कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस, तो कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस 106 था, डिवेंचर 1000 क्वांटिटीज था। तो कम इंटरेस्ट कितना होगा? 106,000। कम इंटरेस्ट कितना होगा? 106,000। 106 × 1000, 106,000। अब ये कम इंटरेस्ट प्राइस था, बट हमको तो सेलिंग सेलिंग कर रहे हैं हम, तो सेलिंग में भी कौन सा चाहिए? एक्स इंटरेस्ट प्राइस चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट, उसमें से कॉस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमको पीएनएल मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस। तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 2250, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। मैंने बताया ना, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हर सम में आएगा कम से एक्स इंटरेस्ट पहुंचने के लिए। और ना भी दिया हो, एक्स इंटरेस्ट दिया हो तो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आगे जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने को बोलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में फेस वैल्यू का कॉलम होता है, इंटरेस्ट का कॉलम होता है, अमाउंट का कॉलम होता है, तो वहां पे हमको इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। तो जितने भी समझे सब में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कंपलसरी है, वो करना ही करना है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस आ गया, उसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ तो सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट मिला। सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट कितना आया? 103,750। अब परचेस कॉस्ट कितना है? हमने 103 में बाय किया था, ये कहाँ से आया 103? देख लेते हैं। ये वाला 1000 डिवेंचर्स 103 में बाय किया, ठीक है। अब 103 में हमने बाय किया, तो अब इसको हम ऊपर से देख लेते हैं, हमारा एक्स इंटरेस्ट बाइंग प्राइस क्या था, हम उसमें से देख लेते हैं। नोटेशन स्क्रीन पे आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। ओके। ये 103 वाले पे, ये वाला जो कैलकुलेशन था हमारा, ये वाला इस पे कम इंटरेस्ट वाला है, तो हमको कम इंटरेस्ट वाला नहीं, एक्स इंटरेस्ट वाला चाहिए। तो एक्स इंटरेस्ट पे हमारा डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना था? 103,000। तो यहाँ से ये वैल्यू उठा के हमने कहाँ रख दी है? ओके। परचेस था हमारा कम इंटरेस्ट प्राइस 103,000, उसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस किया, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस किया उसमें से जो भी बचा 101,500। तो ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हमारा आया था, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस हुआ। तो ये हमने उठा के नीचे कैलकुलेट के लिए रख दिया, कैलकुलेट ना करना पड़े इसीलिए। ये अमाउंट इधर आ गया। इसका टोटल होता है 103,000, इसमें से 1500 इंटरेस्ट का था, ये माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट इतना था, सेलिंग परचेस प्राइस एक्स इंटरेस्ट इतना है, तो इसमें से इतना माइनस करेंगे, 2250 का हमारा प्रॉफिट आ गया। समझ आया? अब इसके ऊपर सम करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि कैसे होता है, सब एंट्रीज कैसे होती है। तो एंट्रीज मैंने आपको ऊपर बताई थी कैसे होती है। अब हम सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो पैसे बैंक में आएंगे। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे? 103,750, पूरा का पूरा पेमेंट बैंक में आएगा। ये अमाउंट कहाँ से आई?
ये वाला ये वाला अमाउंट पूरा का पूरा बैंक में आएगा 103750। 103750। 103750 में से इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कितना था? 101500। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया ना, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर को हम उससे ही डेबिट क्रेडिट करेंगे जो हमारा कॉस्ट होगा। तो हमने ऊपर से निकाल के लाए थे 103000 हमारा कम इंटरेस्ट प्राइस था, माइनस 1500 इंटरेस्ट माइनस किया तो 101500 आया। तो ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस किया तो 2250 का हमारा प्रॉफिट एंड सेल ऑफ डिबेंचर हो गया। अब इंटरेस्ट हमको रिसीव होगा बैंक में, जो ऊपर एंट्री मारी थी 2250 का इंटरेस्ट अलग से बैंक में रिसीव हुआ, उसकी एंट्री हमने कर दी। समझ आया? इसका फुल फ्लेज सम करेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। ये सिर्फ एग्जांपल है और फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा बाउंसर जा सकता है। तो सबसे पहले एक बार क्रक्स जो भी है इसका वो लिख लेते हैं कि क्या करना है। जो भी परचेज हम कर रहे थे, तो परचेज में दो तरह के होते हैं, कम इंटरेस्ट होता है, एक्स इंटरेस्ट होता है। तो कम इंटरेस्ट से एक्स इंटरेस्ट पहुंचना हो तो कम इंटरेस्ट की परचेज प्राइस में से माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। इसमें हम दो चीजें ऐड करते हैं, एक तो स्टैम्प ड्यूटी ऐड करते हैं अगर दी हो तो, या तो फिर ब्रोकरेज ऐड करते हैं। जो भी टोटल होता है वो हमारा टोटल कॉस्ट होता है। परचेस के लिए इतना याद रह गया। ठीक है। अब सेल के लिए, तो सेल के लिए क्या होता है? सेल के लिए सबसे पहले तो कम इंटरेस्ट प्राइस होता है। कम इंटरेस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस मिलेगा। अब हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? इसका परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। अब परचेज अगर लो हुआ तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, परचेज प्राइस ज्यादा हुआ सेल्स से तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो सेल्स में हम ये दो चीजें कंसिडर करेंगे। और सेल्स में अगर ब्रोकरेज बोला हो तो हम उसको माइनस करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। वो मैंने आपको बताया क्यों। आई होप इतना क्लियर होगा। तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।